डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट बन गए हैं। वो 47th अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, बट इस दफ़ा इट इज़ नॉट मेक ग्रेट अमेरिका अगेन वाला एजेंडा दैट इज़ द कॉज ऑफ stir and chaos in international politics, but it is his other things, his geopolitical pursuits that he has expressed in his inaugural speech that are stirring so much chaos. बेसिकली जब अमेरिका में कोई नया प्रेसिडेंट आता है या यूनाइटेड किंगडम में कोई नया मोनार्क आता है या प्राइम मिनिस्टर आता है, तो अक्सर उनकी स्पीचेस पूरी दुनिया में एयर की जाती हैं टेलीविज़न पर, स्पेशली अमेरिका की, बिकॉज अमेरिका एक सुपर पावर है अभी तक तो दुनिया की। या कभी कभी चाइना की भी प्रेसिडेंट, नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट एवरी 5 ईयर्स, क्या बात करें, ये दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ऐसी सुपर पावर्स के प्रेसिडेंट्स या लीडर्स यूजुअली अपना वर्ल्ड विजन देते हैं अगले 5 साल का। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना वर्ल्ड विजन दिया है वो कुछ अच्छा नहीं था। इट वाज एम्बिशियस, इट वाज chaotic एंड लाइक डोनाल्ड ट्रंप ड्रामा। जो ड्रामा उनकी पर्सनालिटी में है, जो ड्रामा वो अमेरिका की पॉलिटिक्स में क्रिएट कर चुके हैं, वो चाहते हैं कि वो ड्रामा जाए बियॉन्ड अमेरिकन बाउंड्रीज और पूरी दुनिया में फैले, चाहे वो उनके नेबर्स के लिए विजन हो या चाहे वो उनका वर्ल्ड वाइड ग्लोबल पावर जैसे चाइना या बाकी कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस के लिए विजन हो। नाउ दैट ट्रंप 2.0 इज़ हेयर, ही इज़ बिगर, लाउडर एंड डेंजरस। वो एक ऐसा सर्कस चलाना चाह रहे हैं जो अमेरिका के बाहर भी अमेरिका की पावर को सॉलिडिफाई कर दे, जो अमेरिका की इमेज पे डेंट पड़ गया है इसराइल वॉर के बाद। इसराइली साइड है जिसकी लॉबी बहुत अहम है इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंसीज़ के लिए, चाहे वो बाइडन थे चाहे ट्रंप हैं, तो उनको भी यही लगता है कि अगर उनका जो गोल था गज़ा को लेके वो पूरा नहीं हो सका तो उसकी वजह अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स हैं। और अमेरिका को किसी भी तरह इन दोनों साइड्स को इस वक्त ट्रंप को सेटिस्फाई करना है और इसके साथ साथ उन्हें अपनी सुपर पावर की इमेज भी बचानी है, जो कि वो दूसरी जगह मुझे लगता है कि नए महाज खोल कर पूरी करें। ऑल्सो अगर आपको याद हो तो ट्रंप ने अपनी पिछली प्रेसिडेंसी में बहुत दफ़ा बोला था दैट हिज एजेंडा वाज टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एंड दैट वाज बाय फोकसिंग ऑन अमेरिकन बिजनेसमैन, अमेरिकन इकॉनमी, जिसको वो दोबारा बड़ा करेंगे और अमेरिका को इकोनॉमिक पावर बनाएंगे। लेकिन इस बार जब ट्रंप आए हैं तो उन्होंने बहुत क्लियरली बोला दैट उनको अमेरिका को ग्रेट बनाना है, बट हिज वे दिस टाइम वाज ऑफ मिलिट्री एज ए टूल। उन्होंने जो एजेंडा अपना दिया है अमेरिका को ग्रेट बनाने का दोबारा, दैट वाज थ्रू थ्रेटनिंग मैनी अदर कंट्रीज़ जैसे पनामा, जैसे ग्रीनलैंड। और ये ट्रंप की पिछली अप्रोच से बहुत डिफरेंट है, बिकॉज जो ट्रंप की पिछली अप्रोच थी उसमें ट्रंप वाज वेरी क्लियर कि उन्हें किसी भी दूसरे मुल्क के साथ कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ अमेरिका के अंदर अमेरिका को ग्रेट बनाना है। लेकिन लगता है इस बार ट्रंप का होमवर्क बदल गया और ट्रंप की पीछे वाली फोर्सेस भी बदल गई हैं, इसलिए ट्रंप के पास एक नई अप्रोच आई है अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाने। हमने जिन जियोपॉलिटिकल या मिलिट्री एजेंडाज का इजहार अपनी पहली स्पीच में किया है उनमें से सबसे पहला था पनामा कैनाल का टेक ओवर। अब पनामा इज़ अ कंट्री इन साउथ अमेरिका, ये एक स्टेट है जिसमें से एक पनामा कैनाल गुजरती है। पनामा कैनाल एक ट्रांस इस्मस है, ट्रांस अटलांटिक इस्मस भी कह सकते हैं, जो पैसिफिक को अटलांटिक से जोड़ता है। ये दो ओशंस हैं जो अमेरिका के राइट और लेफ्ट पर हैं। 40% ऑफ द यूएस ट्रेड हैपन्स थ्रू दिस कैनाल। इन 2021 73% कंटेनर्स या वेसल्स जो इस कैनाल में से गुजरे हैं वो या तो अमेरिका जा रहे थे या वो अमेरिका से आ रहे थे। तो हकीकत ये है कि अमेरिका इस कैनाल का सबसे बड़ा यूज़र है, अमेरिकन इकॉनमी इस पर डिपेंड करती है। अब कोई सोचेगा कि एक कैनाल के लिए अमेरिका को इतना बड़ा क्या मसला है, तो अगर हम आपको देखें तो अमेरिका अगर पनामा कैनाल से ना गुजरे तो उसकी अमेरिकन शिप्स अगर पनामा कैनाल से ना गुजरे अपना सामान लेके तो उन्हें ऑल द वे साउथ अमेरिका के एंड से टर्न लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है और तो और डिलेज बहुत हो जाते हैं शिपमेंट में, जिसकी वजह से अब तो अमेरिकन इकॉनमी ने एक हल निकाला 1902 में, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट और अमेरिकन कांग्रेस ने सोचा कि हमें इसको ख़त्म करने के लिए, इस डिले को, अमेरिकन इकॉनमी को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि साउथ अमेरिका में कहीं थोड़ा ऊपर बीच से एक ऐसी कैनाल गुजारी जाए जो पैसिफिक और अटलांटिक को जोड़ दे। अगर पैसिफिक और अटलांटिक ऊपर से ही जुड़ जाएंगे तो अमेरिकन शिप्स को नीचे से सारा टर्न लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अमेरिकन इकॉनमी के लिए ये बहुत बेहतर होगा। तो 1902 में कोलंबिया की स्टेट, जो कि कंट्री है साउथ अमेरिका में, अगेन अमेरिकन कांग्रेस ने ये बात एज अ लेटर उनके फॉरेन मिनिस्टर को ये बात भेजी कि वी वांट कि हम आपकी कंट्री में से कैनाल गुजारें। जब कोलंबियन कांग्रेस में ये बात डिस्कस की उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कि अमेरिका ने रिक्वेस्ट किया कि वो हमारी कंट्री में से कैनाल गुजारना चाहते हैं, तो उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी अमेरिका की तरफ से। वो टर्म्स एंड कंडीशंस और उनकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ कोलंबियन कांग्रेस को समझ नहीं आई एंड दे सेड दैट दे डोंट वांट इट। मगर अमेरिका को जब ये पता चला कि कोलंबियन कांग्रेस ने उनकी प्ली रिजेक्ट कर दी है, दे गॉट एंग्री। उस वक्त पनामा, जो कि अब एक जहाँ से पनामा कैनाल गुजरती है, वो कोलंबिया का एक प्रोविंस था।
कैनाल तब भी पनामा से ही गुजरनी थी और पनामा में रिबेलियंस भी थे थोड़े बहुत। तो उसी वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट ने अमेरिकन आर्मी को भेज के पनामा की रिबेल्स को सपोर्ट किया और पनामा को कोलंबिया से अलग कर दिया। ये कह सकते हैं कि एक मुल्क ही तोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ एक कनाल बनाने के लिए, ताकि उनकी ट्रेड हो सके। और उसके बाद पनामा जिस दिन अलग हुआ उसके फौरी बाद एक चीफ इंजीनियर हायर करके पनामा कैनाल पे काम शुरू करा दिया गया और इस तरह पनामा कैनाल अमेरिकन इकोनॉमी की बैकबोन कही जा सकती है। कुछ अरसे बाद पनामा कैनाल की अथॉरिटी किसके पास होगी और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास होगी, जब इस पे बहस शुरू हुई तो कुछ ट्रीटीज साइन कर ली गई और इवेंचुअली पनामा कैनाल पनामा ही की गवर्नमेंट के पास आ गई, बट विद सर्टेन लाइबिलिटीज इन सर्टेन कंडीशंस। अब अमेरिका को लगता है कि पनामा कैनाल की जो इस वक्त कंट्रोल है वो चाइनीज़ कंपनीज के पास है, जो कि अगेंस्ट है उन पनामा ने जो एग्रीमेंट किया है अमेरिका के साथ उसके। और अब डोनाल्ड ट्रंप उसको वापस लेना चाहते हैं। वैसे अजीब बात है कि पनामा कैनाल जो कि अमेरिकन इकोनॉमी की बैकबोन है उसको चाइना कंट्रोल कर रहा है और ये बात बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता थी, ये बात सिर्फ और सिर्फ ट्रंप को ही आके पता चली है। कॉन्फ्लिक्ट जो कि ट्रंप का स्टाइल है, ट्रंप एक पॉपुलिस्ट लीडर है और पॉपुलिस्ट लीडर्स में अक्सर ये टेंडेंसीज होती हैं कि उन्हें हर चीज़ अपने नाम की तख्ती पर चाहिए होती है। फिकल नाम भी बदलने की ठान ली है। उन्होंने कहा है कि वो गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका करेंगे। अगर आप इस बात को 2 मिनट के लिए सोचें तो कोई कहेगा कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, मगर इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले कि ट्रंप wants to change to see that touches Mexico, America and some other South American states. But the fact is that they want everything to be named after America. एंड इट इज़ हिज आइडिया कि अगर सब कुछ अमेरिका के नाम के पीछे होगा तो वो ग्रेट बन जाएगा जैसे कोई, मगर पता नहीं कौन सी लेवल ऑफ ग्रेटनेस है जो वो अचीव करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि इसमें अंडरलाइंड बहुत ज़्यादा वाइट सुप्रीमिज्म है कि अच्छा लेट्स से अगर उसका नाम गल्फ ऑफ मैक्सिको रहता भी है तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है, उसका नाम ही है, क्या मैक्सिकन्स या मैक्सिको कोई हल्का नाम है। बट दिस इज़ his mindset, this is Trump's mindset and this is mindset of a lot of people who follow Trump. White supremacy, अमेरिका क्यों, मैक्सिको क्यों नहीं हो सकता उस गल्फ का नाम, मसला क्या है इसमें। तो तीसरी बात जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने की, दैट वाज दैट ही वांट्स टू बिल्ड अ वॉल ऑन द बॉर्डर विद मैक्सिको। अब मैक्सिको का तो जैसे फोबिया है ट्रंप को, वो अपनी पहली प्रेसिडेंसी में भी वॉल ऑफ मैक्सिको बनाने के पीछे पड़े रहे और वो अपनी इस प्रेसिडेंसी में भी उनका लाइमलाइट एजेंडा है कि मैं वॉल ऑफ मैक्सिको बनाऊंगा। अगर उनसे कोई पूछे कि वॉल ऑफ मैक्सिको से उन्हें मिल क्या रहा है तो वो कहेंगे कि जी मैं वॉल ऑफ मैक्सिको इसलिए बनाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ से क्रिमिनल्स आते हैं और डिस्गाइज्ड एज पुअर इमिग्रेंट्स क्रिमिनल्स अमेरिका के अंदर आते हैं, या इकोनॉमिक माइग्रेंट्स आते हैं जो कि अमेरिकन लोगों के हिस्से की जॉब्स ले लेते हैं और अमेरिकन लोगों को वो जॉब्स नहीं मिलती। तो अमेरिकन इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि मैं इलीगल माइग्रेंट्स या स्पेशली मैक्सिकन माइग्रेंट्स के लिए एक वॉल बना दूँ ताकि वो अमेरिका ना आ सके। ट्रंप की हिपोक्रेसी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि फेमस अमेरिकन स्टेट्स कैलिफोर्निया, नेवाडा, यूटा एंड न्यू मैक्सिको और एरिजोना, ये सारी की सारी स्टेट्स कभी मैक्सिको का पार्ट हुआ करती थी। मैक्सिको हो, अमेरिका हो, कोलंबिया हो, ये सारी कॉलोनाइज्ड स्टेट्स थे। इन पे यूरोप की हुकूमत थी, यूरोपियन पावर्स जैसे पोर्टुगल, बेल्जियम, ब्रिटिश, स्पेन, ये सारे इन साउथ अमेरिकन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज पे हुकूमत किया करते थे। इन सब में से सबसे पहले जिस कंट्री ने अपने कॉलोनियल मास्टर्स को बाहर निकाल के फेंका दैट वाज अमेरिका। अमेरिका सबसे पहले इंडिपेंडेंट होने वाली कंट्री थी इस पूरे कॉन्टिनेंट में। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बाकी कॉलोनीज भी इंडिपेंडेंट हुई, बट काफ़ी टाइम बाद। मैक्सिको भी एक कॉलोनाइज्ड स्टेट थी और जब मैक्सिको के कॉलोनियल मास्टर्स ने मैक्सिको को छोड़ा तब मैक्सिको बाकी कॉलोनियल कंट्रीज की तरह एक वीक और इकोनॉमिकली बहुत अनस्टेबल कंट्री थी। तब अमेरिका ने कुछ जंग के थ्रू और कुछ फोर्सफुल एग्रीमेंट्स के थ्रू निवाडा, यूटा, न्यू मैक्सिको और कैलिफोर्निया की स्टेट्स मैक्सिको से छीन ली और उनको अपना पार्ट बनाया। एक और एरिया जिसको लेने की बात अपनी इनॉग्रेल स्पीच में की थी दैट वाज ग्रीनलैंड। एंड अनलाइक अदर्स वो ग्रीनलैंड पे कब्जा नहीं करना चाहते, वो कम से कम ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं। अब लोग कहेंगे कि ग्रीनलैंड एक कैसी जगह है। ग्रीनलैंड एक बर्फ से ढका आइलैंड है कह सकते हैं हम, अप नॉर्थ अमेरिका से ऊपर, और वो डेनमार्क के पास है। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट चाहते हैं कि वो ग्रीनलैंड को खरीद लें। अब ये इतना भी आसान नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि ग्रीनलैंड में आवाम नहीं रहती है। डेनमार्क और अमेरिका के चूँकि रिलेशंस अच्छे हैं तो डेनमार्क गिव अप कर देगा फॉरेन ग्रीनलैंड। मे बी डेनमार्क ग्रीनलैंड दे भी दे, बट अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए क्यों है? तो इसका जवाब ये है कि अमेरिका को वहाँ पर रेडार्स और मॉनिटर्स लगा के रशियन वेसल्स और रशियन न्यूक्लियर सबमरीन्स जो वहाँ से ट्रैवल करती हैं उनकी नेविगेशन पर नज़र रखनी है। अब मज़े की बात यह है कि ये अमेरिका पहले भी कर ही रहा था। अमेरिका और डेनमार्क के दरमियान एक एग्रीमेंट है जिसके थ्रू अमेरिका डेनमार्क और ग्रीनलैंड में स्पेशली अपनी फोर्सेस मूव कर सकता है और नोटिफिकेशन के साथ,
यानी कि उसको सिर्फ और सिर्फ डेनमार्क और ग्रीनलैंड की अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना है कि उसकी फोर्सेस वहाँ कहाँ मूव कर रही हैं, बाकी वो वहाँ मूव कर सकती हैं। बदले में अमेरिका उन्हें प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी देता है। अब कंसिडरिंग कि डेनमार्क एक काफ़ी वीक कंट्री थी, नॉट फाइनेंशियली वीक थी, बट उसका एज सच कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था पहले, उन्होंने सिक्योरिटी के बदले में अमेरिका को साथ ही एग्रीमेंट कर लिया और अमेरिकन फोर्सेस ग्रीनलैंड और एरियाज़ में ऑपरेट भी करती हैं। बट अमेरिका का मसला ये है कि ग्रीनलैंड के लोग डेनमार्क की अथॉरिटीज़ के साथ ही नहीं रहना चाहते, यानी कि वो ग्रीनलैंड जो डेनमार्क ने अमेरिका के बेस के तौर पे पेश किया था, उसके लोग अब डेनमार्क के साथ ही नहीं रहना चाहते, यानी कि इन फ्यूचर वो लोग शायद अमेरिकन फोर्सेस को भी वहाँ नहीं रखेंगे। और ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म इशू है। और इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, इससे पहले कि वहाँ पर एक रिबेलियन हो डेनमार्क के खिलाफ, अमेरिकन प्रेसिडेंट चाहते हैं कि वो डेनमार्क को ख़रीद ही लें ताकि रशियन वेसल्स पर नज़र रखने के लिए उनको आसानी हो। एक लॉन्ग टर्म मास्टर स्ट्रोक है जो वो खेलना चाहते हैं, बट क्या ये पॉसिबल होगा भी कि नहीं होगा? क्या ग्रीनलैंड इतनी आसानी से ये सब होने देगा? इट इज़ टू सून टू कमेंट ऑन दैट। और लास्ट तो बातें जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, उन्होंने ये आइडिया फ्लोट किया कि जॉर्डन और इजिप्ट को चाहिए कि वो सारे के सारे पैलेस्टीनियंस को ले लें और सारा टेरिटरी इसराइल ले लें। अब इस पर एज ऑलवेज पैलेस्टीनियन लोगों का रिएक्शन आया, अरब लोगों का रिएक्शन आया, वर्ल्ड वाइड लोगों का रिएक्शन आया, बट किसी का रिएक्शन नहीं आया तो वो थे अरब लीडर्स, क्योंकि उन्होंने तो अब ट्रेड करनी है ट्रंप के साथ। वो किस तरह ट्रंप को कह सकते हैं कि आपने गलत बात किया, बट दैट जस्ट गोज ऑन एंड शो कि किस तरह ट्रंप की मिडल ईस्ट को लेकर जो इंटेलेक्ट है या जो नॉलेज है वो बहुत शैलो है। ट्रंप ने बगैर सोचे समझे एक स्टेटमेंट दे दी कि पैलेस्टीनियंस जो कि मिलियंस ऑफ पीपल हैं जिनकी ऑलरेडी इतनी क्लेंजिंग इसराइल कर रहा है, स्पेशली फॉर द टेरिटरी, उन सबको आप निकाल दें दूसरी कंट्रीज में और इसराइल को लैंड ले लें। 9/8 के लास्ट टाइम जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे, ट्रंप ने अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉज अमेरिकन एम्बेसी जेरूशलम में खोली थी इसराइल में, और उनको इसके लिए काफ़ी बैकलैश फेस करनी पड़ी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि वेस्ट बैंक और सारे एरियाज में जहाँ पे इसराइल के इलीगल सेटलर्स रहते हैं वो तो उनका राइट है, और ये उनको इलीगल कहना इज बेसिकली बुलशिट। बट दिस, वो कहते हैं ना कि टॉप पिक और गो होम। वैसे ट्रंप अपने घर तो गए नहीं, लेकिन अब वो पूरी दुनिया में ये सर्कस लगा के रखना चाहते हैं। ग्रीनलैंड हो, पनामा हो या पैलेस्टाइन हो, ट्रंप की सारी बातें काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। एक तरफ ट्रंप कहते हैं दैट ही वांट्स नो वॉर, ही इज़ नॉट ही वांट्स टू एंड ऑल वॉर्स। ट्रंप इस बार भी इसी रेटरिक पर आए हैं कि वो जंगें ख़त्म करना चाहते हैं। ट्रंप पिछली बार भी इसी रेटरिक पर आए थे कि वो अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस को पुल करेंगे, और इस बार तो उनको वोट पड़े ही उनके सिर्फ इस स्टांस पर हैं कि वो सारी वॉर्स को ख़त्म करना चाहते हैं। एक बंदा जो एक तरफ कहता हो दैट ही वांट्स पीस इन द वर्ल्ड, ही वांट्स टू एंड ऑल वॉर्स, अमेरिका को किसी भी जंग में नहीं भेजना, वो दूसरी तरफ इतनी कंट्रोवर्शियल बातें करे कि उसे पनामा भी चाहिए, उसे मेक्सिको के खिलाफ वॉल भी बनानी है, उसको ग्रीनलैंड भी चाहिए, उसको पैलेस्टीनियंस को भी निकाल देना है बाहर। इतनी तो आपको दिखाता है, गोज ऑन टू शो के कितनी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की, कितनी कॉन्ट्रडिक्टरी पॉलिसी है। एक प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में खड़ा कह रहा है कि उसे वॉर ख़त्म करनी है, और फिर दूसरी तरफ वो कह रहा है कि उसे ये सारी टेरिटरीज भी चाहिए और उसको गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका भी रखना है। तो ये क्या वो आपको पागल बना रहे हैं या वो खुद पागल है? ट्रंप इनमें से कितनी चीज़ों पे कितना अमल करते हैं ये वक्त बताएगा। उन्होंने तो ये भी कहा था जब वो आए थे कि वो अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस को निकालेंगे, बट वो नहीं निकाल सके, वो बाइडन के आने पर ही निकली थी। अगेन, फॉरेन पॉलिसी में क्या होता है, मुल्क फैसला कैसे करते हैं, ये एक बंदा डिसाइड नहीं करता, बट ट्रंप जैसी पर्सनालिटीज़ का उन डिसीजंस में रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। और अब ट्रंप आने वाले टाइम में अपने नेक्स्ट 5 सालों में ये रोल किस तरह प्ले करेंगे विद हिज परस्यूट ऑफ टेकिंग ओवर पनामा, गल्फ ऑफ रीनेमिंग गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड पुशिंग आउट पैलेस्टीनियंस, ये वक्त ही बताएगा। That was it for today. Hope you liked the video. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.